तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अब याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन से याद रखिएगा, इनमें जल का डिवाइड किया गया है, मतलब जल को वर्गीकृत किया गया है उनके उपयोग के आधार पर। ठीक है, तो अब कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा, किस किस टाइप में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है कि पौधे की वृद्धि एवं वाष्पोत्सर्जन के लिए जो जल उपलब्ध हो जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा उसे बोला जाता है हरा वाटर, मतलब हरा जल बोला जाता है। और अगर बात करते हैं याद रखिएगा अपशिष्ट जल, जो कि वेस्टेज में चल जाता है या फिर उसका कोई उपयोग नहीं किया ऐसा है, तो उसे बोला जाता है याद रखिएगा धूसर जल। दोबारा से देख लीजिए कि वह वाटर जिसका याद रखिएगा वृद्धि एवं वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे उपयोग कर लेते हैं उसे तो बोला जाता है याद रखिएगा हरा जल, और जिसका प्रयोग याद रखिएगा नहीं कर पाते या फिर जो जल वेस्टेज चला जाता है उसे क्या बोला जाता है, याद रखिएगा धूसर जल बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस उद्देश्य के लिए ग्रीन सीकर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा ये किया जाता है नाइट्रोजन देने के लिए। ग्रीन सीकर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, नाइट्रोजन को देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न पीएच मान पर किस वर्ग के खरपतवारनाशियों की दृढ़ता बढ़ जाती है, मतलब परसिस्टेंसी है ये बढ़ जाती है, तो याद रखिएगा ये होती है इमेडाजोलिन। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया था, कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे थे, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे आप इसे छोड़ दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि किसके द्वारा जल स्तर वाटर टेबल को मापा जाता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको कल भी बताया गया था कि जल की गहराई को मापने के लिए, जल की गहराई को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा वो मापा जाता है पीजोमीटर की सहायता से। जल की गहराई किसके द्वारा नापी जाती है, याद रखिएगा पीजोमीटर की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेथी के लिए राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है मेथी के लिए, तो मेथी के लिए याद रखिएगा राइजोबियम मेलिलोटाई का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक और बताया गया था रेंज का, तो याद रखिएगा रेंज का और मेथी इन दोनों के लिए एक ही राइजोबियम की स्पीसीज का हम प्रयोग करते हैं, वो कौन सी होती है, याद रखिएगा राइजोबियम मेलिलोटाई। इसके साथ साथ बहुत सारी याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इनसे क्वेश्चंस, तो एक बार आप देख लीजिएगा कि अगर आपसे पूछता है बरसीम के लिए कि राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज का हम प्रयोग करते हैं, तो बरसीम के लिए याद रखिएगा राइजोबियम ट्राइफोलाई का प्रयोग किया जाता है। राइजोबियम ट्राइफोलाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, याद रखिएगा बरसीम के लिए। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है सैम के लिए, तो सैम के लिए याद रखिएगा राइजोबियम फेसियोलाई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, राइजोबियम फेसियोलाई का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है याद रखिएगा सोयाबीन के लिए, तब आपको क्या याद रखना है, याद रखिएगा सोयाबीन के लिए राइजोबियम जापोनिकम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा, तीनों ही आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तीनों ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दलहनी फसलों में, याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि दलहनी फसलों में बीजोपचार का अनुक्रम क्या होता है। मतलब याद रखिएगा जो आप सीड ट्रीटमेंट करते हो तो ये कौन सी प्रक्रिया आप अपनाते हो। तो याद रखिए ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि याद रखिएगा जब भी बीज का उपचार किया जाता है, जब भी बीज का उपचार किया जाता है, आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए अगर आपको कोई बोलता है, कोई व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि आपको बीज उपचार करना है, इसके लिए मैं आपको 3 दवाई देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि आपको बीज का उपचार करना है, मैं आपको 3 दवाई देता हूँ, मतलब वो क्या देता है, सबसे पहले आपको ये दे देता है कीटनाशक, फिर वो आपको कहता है कि ये कवकनाशी है और ये है राइजोबियम। अब आपको याद यहाँ पर याद यही रखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद में किसका और उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे। तो अब याद रखिएगा यहाँ पर आपको जो 3 दवाई दी गई है, मतलब कवकनाशी दी गई है, कीटनाशी दवाई दी गई है और राइजोबियम दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है, याद रखिएगा कि सबसे पहले हमें याद करना, मतलब सबसे पहले है हमें यूज़ करना कवकनाशी, मतलब फंजीसाइड का सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, याद रखिएगा इंसेक्टिसाइड, मतलब जो कीटनाशक दवा हमें दी गई है उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब दूसरी स्टेज पर हम क्या करेंगे, कीटनाशक दवाओं का हम प्रयोग करेंगे। और जो थर्ड स्टेज है याद रखिएगा उस पर हम क्या करेंगे, याद रखिएगा कि जो राइजोबियम के जो हमें पैकेट दिए गए हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे कोई बोलता है कि आप बीज का उपचार कैसे करोगे, तो आपको क्या बताना है, याद रखिएगा कि सबसे पहले हम कवकनाशी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे और सबसे बाद में हम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
आसानी से याद रख पाओगे। इसके साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ पर आपको बताया गया था कि याद रखिएगा जो आर है मतलब जो राइजियम है, एक राइजियम के पैकेट से, एक राइजियम के पैकेट से याद रखिएगा कितने किलोग्राम बीज को उपचारित किया जाता है। याद रखिएगा ये क्या है 10 किलोग्राम बीज को उपचारित किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा 1 किलोग्राम या फिर जो एक पैकेट होता है राइजियम कल्चर का, इससे कितना बीज उपचारित किया जाता है 10 किलोग्राम बीज। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया एफ्लाटॉक्सिन सर्वाधिक पाया जाता है। तो याद रखिएगा एफ्लाटॉक्सिन सबसे पहले तो होता क्या है, याद रखिएगा ये हानिकारक तत्व होता है। क्या होता है, एफ्लाटॉक्सिन हानिकारक तत्व होता है जो कि किस में पाया जाता है, याद रखिएगा मूंगफली में पाया जाता है। इसके साथ साथ आप ऐसे मान सकते हो कि जो एफ्लाटॉक्सिन है याद रखिएगा हानिकारक तत्व होने के साथ साथ एक कवक होता है। क्या होता है, एक कवक होता है। ठीक है, या फिर कवक के द्वारा ये जनरेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि खनिजीकरण मतलब मिनरलाइजेशन के लिए आदर्श कार्बन और सल्फर का अनुपात कितना होता है। क्या आपसे यहाँ पर पूछा गया है, याद रखिएगा खनिजीकरण के लिए, तो खनिजीकरण के याद रखिएगा कार्बन और जो सल्फर का अनुपात होता है ये कितना आवश्यक होता है, याद रखिएगा ये होता है 200:1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि कार्बनिक पदार्थ एवं रंध्रावकाश में वृद्धि होने पर उसमें चालकता कम हो जाती है। याद रखिए यही क्वेश्चन है कि जो उसमें चालकता है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिए ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसके बढ़ने पर, कार्बनिक पदार्थ और जो रंध्रावकाश अगर बढ़ जाएंगे तो इससे क्या होगा, याद रखिएगा जो थर्मल कंडक्टिविटी है मतलब उसमें चालकता है ये कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि कमी के लक्षण दिखाए बिना फसल की पैदावार में कमी को क्या कहा जाता है। अब याद रखिएगा हिडन हंगर, इसे क्या बोला जाता है, याद रखिएगा कि ऐसा कोई बिना कोई लक्षण, आप अगर मान लीजिए सामान्य आंखों से जब देखोगे या फिर आप जब देखोगे फसल को तो क्या होगा, याद रखिए आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देंगे कि इस फसल में कोई कमी है। याद रखिएगा आपको देखने पर यह नहीं पता चलेगा कि इस फसल में कोई कमी है, बल्कि जब इसका प्रोडक्शन हम लेंगे, मान लीजिए कोई फसल आपने ग्रो कर रखी है उसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम की कमी है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इस यानी फसल में कोई कमी है या फिर नहीं है, बल्कि हमें जब पता चलेगा जब उसका हम प्रोडक्शन लेंगे, मतलब जब हम उसकी उपज को काट लेंगे और जब हमें उत्पादन प्राप्त होगा तब हमें पता चलेगा कि यार इसमें तो कमी थी। ठीक है, तो इसी डिजीज को मतलब बिना कोई लक्षण प्रकट हुए उत्पादन में जो कमी आती है उसी को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा हिडन हंगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिडन हंगर बोला जाता है। और इसका जो संबंध होता है याद रखिएगा ये होता है मैग्नीशियम पोषक तत्व से होता है। किससे होता है, मैग्नीशियम पोषक तत्व से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वृक्षों एवं झाड़ियों की पंक्तियों के बीच कृषि फसल को लेना क्या कहलाता है, तो इसे बोला जाता है, याद रखिएगा एले क्रॉपिंग। क्या बोला जाता है, एले क्रॉपिंग या गली फसल। याद रखिएगा इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि याद रखिएगा जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं या फिर जो वृक्ष या झाड़ियाँ होती है इनके मध्य हम क्या करते हैं, जो खाली पड़ी जो भूमि है, आपने देखा होगा बड़े बड़े जैसे वृक्ष होते हैं तो इनके मध्य क्या होती है, कुछ जगह खाली रहती है। तो ये जो खाली जगह रहती है इसका सही हम इस्तेमाल कर सके इसके लिए हम क्या करते हैं, याद रखिएगा एक फसल को हम यहाँ पर बीच में ले लेते हैं। तो इस फसल को लेना ही क्या कराता है, या फिर जो इस संपूर्ण पद्धति को क्या बोलाता है, याद रखिएगा इसे बोलाता है गली फसल। क्या बोलाता है, इसे एले क्रॉपिंग बोलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि एकल उर्वरकों के मिश्रण से क्या तैयार किया जाता है। तो याद रखिएगा जब एकल उर्वरकों को आपस में मिलाया जाता है तो कौन सा उर्वरक तैयार होता है, मिश्रित उर्वरक को तैयार किया जाता है। अगर मान लीजिए आप ऐसे मान सकते हो कि मान लीजिए आपने 2 या 3 ऐसे उर्वरकों को मिलाया जो कि स्ट्रेट थे, अगर मान लीजिए 2 या 3 उर्वरक जब एक में मिल जाएंगे तो इसे क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि ड्राई स्पेल तब होती है जब वर्षा दिनों के अंतर पर होती है। याद रखिएगा ड्राई स्पेल की जो स्थिति होती है कब पैदा होती है, याद रखिएगा जब बरसात क्या होती है 15 दिन के अंतराल पर होती है। जब कौन सी स्टेज आ जाती है, याद रखिएगा ड्राई पेल की जैसे स्थिति आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी फसल प्रणाली भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, मतलब सबसे ज़्यादा लिया जाता है। तो याद रखिए अगर हम बात करते हैं जो क्रॉपिंग पैटर्न को यहाँ पर लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है, सबसे ज़्यादा ये लिया जाता है चावल और गेहूँ फसल प्रणाली को लिया जाता है। फसल प्रणाली मतलब क्रॉपिंग पैटर्न, तो किसको लिया जाता है, याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा ये लिया जाता है चावल व गेहूँ को लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि यदि वर्षा 600 से 800 mm के बीच होती है तो किस फसल प्रणाली को पालन किया जाना चाहिए या फिर किस फसल प्रणाली को हमें यूज करना चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि यदि वर्षा 600 से 800 mm के मध्य हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, इंटरक्रॉपिंग का हमें यूज करना चाहिए, हमें उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस फसल प्रजाति का फाइटो रेमिडिएशन में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइटो रेमिडिएशन में किसका प्रयोग किया जाता है तो ये क्या है, याद रखिएगा सरसों का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मान कितना होता है। तो ये होता है, याद रखिएगा 80 किलो कैलोरी। कितना होता है, याद रखिएगा 80 किलो कैलोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पौधे के किस समय में कम से कम वाष्पोत्सर्जन दर पाई जाती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा क्या पूछा गया है, याद रखिएगा कि कम वाष्पोत्सर्जन दर, जो वाष्पन की दर है ये सबसे ज़्यादा या फिर सबसे कम किस में पाई जाती है। याद रखिएगा यहाँ पर आपको पूछा गया है सबसे कम, तो सबसे कम होती है, याद रखिएगा ये होती है कैम प्लांट्स में। और कैम प्लांट के बारे में तो आपको बताया था हमने, और आपको पता भी होगा कि कैम प्लांट क्या होते हैं। सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है, याद रखिएगा क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसके साथ साथ इसका एग्जाम्पल आपको एक अच्छा खासा है जो कि आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा आता है कि कैम प्लांट का जो एग्जाम्पल है, याद रखिएगा पाइनएप्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे पहले याद रखिएगा एक कैम प्लांट की एक और प्रमुख विशेषता है, वो क्या होती है कि जो कैम प्लांट होते हैं, याद रखिएगा जो भी कैम प्लांट होते हैं इनमें जो रंध्र है, याद रखिएगा ये दिन के बजाय रात में खुलते हैं। कैम प्लांट की याद रखिएगा एक प्रमुख पहचान है कि इसके जो रंध्र है, याद रखिए ये दिन में नहीं खुलते बल्कि कब खुलते हैं, रात में खुलते हैं। ठीक है, इसकी यानी ये विपरीत होता है, इसमें जो रंध्र खुलते हैं ये दिन में बजाय रात में खुलते हैं। ठीक है, एक प्रमुख पहचान है, इसे भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पादपों में सबसे कम गतिशील तत्व कौन सा होता है। तो वो होता है, याद रखिएगा बोरोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा तत्व मिश्रित आयन या आयनिक रूप में पादपों द्वारा लिया जाता है। याद रखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, ऐसा कौन सा तत्व है जो कि पौधे के द्वारा मिश्रित आयन और आयनिक रूप में पादपों द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो कौन सा होता है, बोरोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि जिप्सम आवश्यकता का सही सूत्र कौन सा होता है। याद रखिएगा, अगर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी फसल होती है जैसे कि मान लीजिए हम मूंगफली को ही ले लेते हैं कि मूंगफली में याद रखिएगा जिप्सम हमें देना पड़ता है, लेकिन कितना, वैसे तो आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो 250 किलोग्राम की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। लेकिन अगर आपको मान लीजिए ये 250 किलोग्राम नहीं दे रखा है और आपको ये पूछा गया है कि आप कैसे ज्ञात करोगे कि जिप्सम की मात्रा मूंगफली में कितनी देनी है, तो याद रखिए इसके लिए हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और वो कौन सा सूत्र होता है, याद रखिएगा जीआर। जीआर का मतलब है जिप्सम रिकमेंडेशन, मतलब जिप्सम की आवश्यकता। और इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर दे रखा है कि ईएसपी प्रारंभिक और ईएसपी अंतिम। याद रखिएगा प्रारंभिक में से अंतिम को घटा देना है और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है सीईसी से, और इसमें जो डिवाइड करना है, मतलब इसमें जो भाग दे देना है, ये दे देना है हमें 100 का। और जो भी वैल्यू आएगी, याद रखिएगा वो क्या होती है, जिप्सम की आवश्यकता मात्रा होती है। फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो कि जिप्सम की आवश्यकता कैसे यहाँ पर ज्ञात की जाती है। याद रखिएगा कि ईएसपी में से जो कि प्रारंभिक है उसमें से हम अंतिम को घटा देंगे और उसका जो मल्टीप्लाई करेंगे हम ये करेंगे सीईसी से, और इसमें हम भाग दे देंगे 100 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा जल संचयन का जैविक तरीका नहीं है। तो जैविक तरीका याद रखिएगा तालाब का निर्माण तो नहीं है क्योंकि ये नेचुरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि योग हरी सूचकांक, आप यहाँ पर देखिए कि सम ग्रीन इंडेक्स माप करता है, तो ये याद करता है, याद रखिएगा खेती क्षेत्र या खेती वनस्पति को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि सांख्यिकीय महत्व की एक परीक्षा में परीक्षण किया जाने वाला विवरण कहलाता है। तो याद रखिए ये कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है जिसमें हम पढ़ते हैं, याद रखिएगा नल हाइपोथेसिस। आपने देखा होगा, याद रखिएगा अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, वैसे नहीं पढ़ी होगी शायद, तो नल हाइपोथेसिस होती है, याद रखिए इसके द्वारा जैसे कि मान लीजिए कोई सिद्ध करना होता है, ठीक है, ये कोई सत्य है या फिर नहीं है, तो इसी अनुसार याद रखिए इस परिकल्पना का प्रयोग किया ऐसा है। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सांख्यिकी महत्व का एक परीक्षा में परीक्षण किए जाने वाले विवरण क्या कहलाता है, नल हाइपोथेसिस कहलाता है, नल
परिकल्पना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतिगमन गुणांक का महत्व परीक्षण कैसा है। अब यहाँ पर याद रखिए आपसे क्या पूछा गया, जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का महत्व है इसका जो टेस्ट कैसा है, ये किससे कैसा है, तो ये कैसा याद किया, टी टेस्ट से कैसा है। किससे कैसा याद किया, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का टेस्ट ये कैसा है, टी टेस्ट से कैसा है। अब याद रखिए बेसिकली अगर देखी जाए तो 3 टेस्ट होते हैं मुख्यतः, एक होता है टी टेस्ट, एक होता है जेड टेस्ट और एक होता है काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, ये तीनों ही याद रखिए आपको स्टैटिक्स में देखने को मिलेंगे जब पढ़ेंगे, जब देखेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट का महत्व किस टेस्ट के लिए कैसा है, ये कैसा है, टी टेस्ट के लिए कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रस चूसने वाली बग को नियंत्रित करने के लिए किस बायो एजेंट का प्रयोग किया जाता है। अब याद रखिए जब हम जैविक नियंत्रण करते हैं किसी भी खरपतवार का, तो इस जीव का यानी जिस जीव का हम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोला सा, याद रखिएगा बायो एजेंट बोला सा है। याद रखिएगा जब हम बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं किसी खरपतवार का, तो जिस जीव का इस्तेमाल करते हैं, जिस कीट का हम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोला सा, याद रखिएगा उसे बोला सा है बायो एजेंट। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रस चूसने वाली जो बग है इसके लिए किस बायो एजेंट का प्रयोग किया है, या फिर यानी ऐसा कौन सा खरपतवार है जिसके लिए रस चूसने वाली बग, जिसका नाम क्या है, याद रखिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि टेलोनेमिया स्क्रूपुलोसा, इसका प्रयोग किया सा है। तो याद रखिए ये किया सा है लेंटाना कैमरा को नियंत्रित करने के लिए। लेंटाना कैमरा जो कि एक वीड होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए याद रखिएगा किसका प्रयोग किया सा है, रस चूसने वाली बग का इस्तेमाल किया सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आधारभूत अवधि के दौरान अपने पूर्ण पोषण के लिए किसी भी फसल के लिए जरूरी पानी की कुल मात्रा क्या कहलाती है। याद रखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि आधारभूत अवधि के दौरान अपने पूर्ण पोषण के लिए किसी भी फसल के लिए जरूरी पानी की कुल मात्रा क्या कहलाती है, याद रखिएगा डेल्टा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शेल्टर बेल्ट किस दिशा में लगाए जाते हैं। तो याद रखिए जो शेल्टर बेल्ट का जो हम इस्तेमाल करते हैं ये किया जाना चाहिए, याद रखिए उत्तर से पश्चिमी साइड। किस साइड इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, याद रखिएगा ये जो प्रयोग किया था ये किया है उत्तर से पश्चिमी दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप नहीं होता है, तो वो होता है याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर याद रखिए ये जो क्वेश्चन याद रखिए ये है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक वर्ष में सकल सिंचित क्षेत्र और शुद्ध सिंचित क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, तो इसे बोला सा याद रखिएगा वार्षिक सिंचाई सघनता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्षारीय मृदा में पाई जाने वाला मुख्य लवण कौन सा होता है, तो वो होता है याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट, जिसका सिंबल क्या होता है, याद रखिएगा Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा फोटो पीरियडिज्म का संबंध किससे होता है। याद रखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, प्रकाश दीप्तिकालिता। क्या पूछा गया है, याद रखिएगा प्रकाश दीप्तिकालिता का संबंध किससे होता है, तो ये होता है याद रखिएगा पुष्पन क्रिया से। अब कैसे, इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा फोटो पीरियडिज्म के अनुसार पौधों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, मतलब 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट और एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट। अब यहाँ पर याद रखिएगा लॉन्ग डे प्लांट का मतलब वे है कि ऐसे पौधे जिनमें याद रखिएगा पुष्पन क्रिया करने के लिए 12 घंटे से अधिक क्या होता है, याद रखिएगा प्रकाश की जरूरत होती है। लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत याद रखिएगा वे पौधे आते हैं जिनको याद रखिएगा पुष्पन क्रिया करने के लिए 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत याद रखिएगा वे पौधे आते हैं जिनको याद रखिएगा क्या पुष्पन क्रिया करने के लिए 12 घंटे से कम की जरूरत होती है। और अगर हम बात करते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, तो डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब है इसका कोई मतलब नहीं है चाहे आपका प्रकाश यानी जो प्रकाश है ये 6 घंटे निकले या फिर 12 घंटे, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें अगर पुष्पन होगा तो होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो डे न्यूट्रल का प्लांट है दिवस निष्प्रभावी पौधा जिस पर कोई भी प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन लॉन्ग डे का मतलब है 12 घंटे की जिसे जरूरत है, मतलब 12 घंटे से अधिक इसको प्रकाश चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट, तो इसे याद रखिएगा 8 से 12 घंटे प्रकाश की जरूरत होती है। और डे न्यूट्रल के बारे में हमने जान लिया कि इसका यानी इस पर यह जो पौधे होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर इनमें पुष्पन होगा तो होगा, चाहे प्रकाश कम हो या फिर ज़्यादा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि फोटो पीरियडिज्म का संबंध पुष्पन से कैसे होता है। मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है और इन पर याद किया जो पुष्पन है ये इनके लिए अलग अलग प्रकाश की जरूरत होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा है निम्न में से किस समूह के पौधे में उच्च जल उपयोग क्षमता पाई जाती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा जो वाटर यूज इफिशियंसी है, याद रखिए आपने पढ़ा होगा कि वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो वो होती है याद रखिएगा कैम प्लांट्स की होती है। किसकी होती है, याद रखिएगा वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा ये होती है कैम प्लांट की होती है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा कैम प्लांट की एक मुख्य विशेषता है। अब वो क्या है, क्योंकि याद रखिए इसमें जो रंध्र है ये दिन में नहीं खुलते। याद रखिए इसकी एक मुख्य पहचान होती है कैम प्लांट्स की कि इनमें जो रंध्र है ये दिन में नहीं खुलते बल्कि कहाँ पर खुलते हैं, याद रखिए कब खुलते हैं, रात में खुलते हैं। तो रात में अगर खुलेंगे तो जो वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है या जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है ये नहीं होती है या फिर न के बराबर होती है। इसलिए याद रखिएगा इसकी क्या होती है, जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि जब वर्षा की कमी 50% से ऊपर होती है तो ऐसा सूखा क्या कहलाता है। जब वर्षा की कमी 50% से ऊपर होती है तो ऐसा सूखा क्या कहलाता है, तो इसे बोला सा याद रखिएगा भयंकर सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कुल जल क्षमता टोटल वाटर पोटेंशियल में शामिल है। तो याद रखिए ये सभी कुछ यहाँ पर कंपोनेंट्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक्स हुआ, परासरणी दबाव हुआ या फिर दबाव क्षमता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, याद रखिए ये अच्छा क्वेश्चन है और आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि पौधे में तनाव या फिर स्ट्रेस की स्थिति में किस एमिनो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। याद रखिए स्ट्रेस हार्मोन के नाम से किस जाना है। सबसे पहले आपको ये पता है कि अगर मान ले आपको कोई पूछ लेता है कि स्ट्रेस हार्मोन के नाम से किस जाना है, तो वो बोला था याद रखिए ABA, मतलब एब्सिसिक अम्ल को जाना है। स्ट्रेस हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना है, याद रखिएगा एब्सिसिक अम्ल को जाना है। ओके, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि पौधे में जब तनाव की स्थिति आ जाती है तो किस एमिनो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो होता है याद रखिएगा प्रोलिन एमिनो अम्ल। किसकी मात्रा बढ़ जाती है, स्ट्रेस की स्थिति में प्रोलिन एमिनो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक एंटी ट्रांसपेरेंट है। अब यहाँ पर याद रखिए एंटी ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एंटी ट्रांसपेरेंट होते क्या हैं। तो याद रखिए एंटी ट्रांसपेरेंट होते क्या है, याद रखिए जैसे कि मान लीजिए कोई रंध्र है, आपने देखा होगा पत्तियों में रंध्र पाए हैं, तो याद रखिए कुछ ऐसे पदार्थ लगाए हैं, जो पौधे की जो पत्तियां होती है इन पर कुछ ऐसे पदार्थ लगाए हैं जो क्या करते हैं, याद रखिएगा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। याद रखिएगा कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है इसको कम किया सा है। अब वो चाहे याद रखिए इसको रोकता हो, इन रंध्रों को बंद कर देता हो या फिर इन पर एक कोई परत चढ़ाता हो, लेकिन करता क्या है वो, याद रखिए जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है इसे कम करता है। तो याद रखिए ये जो पदार्थ होते हैं जो कि पत्तियों पर लगाए जाते हैं इन्हीं को क्या बोला था, याद रखिएगा एंटी ट्रांसपेरेंट बोला सा है। क्या बोला सा है, एंटी ट्रांसपेरेंट बोला सा है। तो उसी के बारे में आपसे पूछा गया है कि केओलिन क्या होता है, याद रखिए एक प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि जिप्सम ब्लॉक या फिर आप ऐसे मान सकते हो प्रतिरोध ब्लॉक, सॉरी जिप्सम ब्लॉक कुछ अलग होता है, ये कुछ अलग होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसका संबंध जैसे कि मान लीजिए टेंसीमीटर है, आपने पढ़ा होगा टेंसीमीटर तो काफ़ी बार। तो टेंसीमीटर होता है उसी टाइप में याद रखिए एक होता है रेजिस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, तो जिसका प्रयोग याद रखिए किस प्रकार की मिट्टी में नहीं किया जाना चाहिए, तो इसका याद रखिए इसका जो प्रयोग है ये नहीं किया जाना चाहिए किसमें, लवणीय प्रकार की मृदाओं में। किस पर, याद रखिएगा रेजिस्टेंस ब्लॉक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, लवणीय मृदाओं में नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पानी की गुणवत्ता को इस आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो याद रखिए जल की कठोरता पर पानी को वर्गीकृत नहीं किया गया है। अब यहाँ पर याद रखिए ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो इसे आप नोट ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसके उपयोग से कृषि में स्थिरता एवं लक्षण वर्णन में वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा ऐसा कौन सी सिस्टम होता है, वो होता है रिमोट सेंसिंग सिस्टम होता है। और जिसके बारे में आपको बताया भी था, रिमोट सेंसिंग सिस्टम क्या होता है, एक प्रकार का छाया चित्र होता है। एक प्रकार का क्या होता है, रिमोट सेंसिंग सिस्टम ये होता है एक प्रकार का छाया चित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि विदेशी खरपतवारों के प्रकोप से सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होती है। तो याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है वो क्या होती है, याद रखिएगा पादप जैव विविधता होती है। क्या होती है सबसे ज़्यादा प्रभावित, वो होती है याद रखिएगा पादप जैव विविधता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन्फिल्ट्रेशन दर निर्भर करती है। तो याद रखिए जो इन्फिल्ट्रेशन की दर है ये मृदा के विन्यास पर डिपेंड करती है कि मृदा कणाकार है
या फिर मृदा जैसे कि मान लीजिए बलुई मृदा है, जैसे कि रेतीली मृदा है, उस पर ये डिपेंड करती है कि जो इन्फिल्ट्रेशन की दर है, मतलब इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है। सबसे पहले आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो याद रखिएगा, पानी की ऊपरी सतह से नीचे की सतह की ओर जाना ही क्या कहलाता है, इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो याद रखिए जो इन्फिल्ट्रेशन की दर है ये किस पर निर्भर करती है, मृदा के विन्यास पर, कि जैसे कि मान लीजिए वो कणाकार है, क्ले मृदा है, बलुई मृदा है या फिर रेतीली मृदा है। अगर रेतीली मृदा होगी तो तुरंत हो जाएगा इन्फिल्ट्रेशन, अगर मान लीजिए क्ले मृदा होगी तो वो धीरे धीरे रिश्ता होगा। मतलब अगर क्ले मृदा है तो उसकी इन्फिल्ट्रेशन दर कम होगी और रेतीली मृदा है तो उसकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और जिसमें आपसे पूछा है किन क्षेत्रों में सिंचाई की पानी की गुणवत्ता निम्न स्तर की पाई जाती है। यहाँ पर आपसे याद रखिएगा क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है या फिर भारत के ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ पर क्या होता है, याद रखिएगा पानी की गुणवत्ता निम्न पाई जाती है। मतलब क्या होती है, लो कैटेगरी, ठीक है, लो क्वालिटी, यहाँ पर कैटेगरी नहीं बल्कि लो क्वालिटी का जल पाया जाता है, तो वो होते हैं याद रखिएगा तटीय क्षेत्र। भारत के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या होती है, याद रखिएगा लो क्वालिटी का वाटर पाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं फिर हम बताते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा आज हमने टॉप 50 क्वेश्चंस को क्लियर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बाय।